ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल। थार एजुकेशन चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। राजस्थान आर्थिक सर्वे 2021-22 का चौथा चैप्टर औद्योगिक विकास को हम आगे बढ़ाते हुए आज 3 टॉपिकों पे विशेष रूप से चर्चा करेंगे और उसको गहराई से थोड़ा पढ़कर समझने का प्रयास करेंगे। वो 3 टॉपिक है। नंबर 1, राजस्थान औद्योगिक विकास नीति। राजस्थान एक है राजस्थान औद्योगिक विकास नीति। दूसरा रहेगा हमारा राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना। राजस्थान दूसरा टॉपिक रहेगा राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना। तीसरा टॉपिक रहेगा हमारा CSR, जिसको बोलते हैं कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व है। कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व है, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन 3 टॉपिकों पर हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे और इन 3 टॉपिकों को लाने का सरकार का उद्देश्य है तथा किस सरकार के द्वारा कौन सा योजना लाई जाएगी और कब लाई गई, इसके पीछे क्या कारण थे, इन सभी की हम आज चर्चा करने वाले हैं। पहला है राजस्थान औद्योगिक विकास नीति। ये लेटेस्ट जो औद्योगिक विकास नीति है वो 2019 संचालित है। राजस्थान औद्योगिक विकास नीति, जो लेटेस्ट राजस्थान औद्योगिक विकास नीति है वो 2019 अभी संचालित है, अभी चल रही है। अब 2019 से जो औद्योगिक विकास नीति है वो पहले हमने इस पे चर्चा की थी कि ये नीति कब लाई गई थी। ये नीति 1 जुलाई 2019 को लागू की गई थी। 1 जुलाई 2019 को लागू की गई थी। तत्कालीन सरकार द्वारा 1 जुलाई 2019 को लागू की गई थी। इसका जो उद्देश्य था अलग अलग हम पढ़ेंगे। इसका क्या उद्देश्य है, कब लाया गया, ये कब लाया गया, कौन सी सरकार के द्वारा इसको लागू किया गया, इसके बारे में हम अलग अलग इनका अध्ययन करेंगे। अब इसका उद्देश्य क्या थे? उद्देश्य देखो, औद्योगिक विकास नीति जो लाई जाती है वो पुरानी जो औद्योगिक नीति है उसको या तो संशोधन किया जाता है या नए सिरे से जारी की जाती है। जो 2019 की जो औद्योगिक नीति है उसका मुख्य उद्देश्य था एक मजबूत औद्योगिक इकोसिस्टम स्थापित करना। नंबर 1, मजबूत औद्योगिक इकोसिस्टम। नंबर 2 है एक मजबूत इकोसिस्टम स्थापित करना। जो राजस्थान सरकार के द्वारा जो 2019 में औद्योगिक विकास नीति जो 2019 जारी की गई थी उसका प्रथम उद्देश्य यही था। दूसरा था सतत संतुलित तथा समावेशी विकास। इसके बारे में मैं कल सतत, संतुलित और समावेशी का मैंने थोड़ा सा परिभाषा बताई थी और उसको थोड़ा गहराई से परिभाषित भी किया था, वो पिछले वाले वीडियो में आपको मिल जाएगा। तीसरा पॉइंट था जो उद्देश्य है वो है रोजगार सृजित करना।
तीसरा उद्देश्य है इस जो औद्योगिक नीति का रोजगार सृजित करना है। और उसके बाद यदि आप अपने एक औद्योगिक नीति क्यों लाई जाती है उसके कुछ और पॉइंट जोड़ना चाहे तो उसमें और भी पॉइंट जोड़े जा सकते हैं। औद्योगिक नीति से जो यहाँ के जो लोग हैं उनकी जो कलाकारी है, उनके पास जो कला है, नवाचार है, उसको बढ़ावा देना भी होता है। वो भी एक औद्योगिक नीति को संशोधन करने का उसका मुख्य कारण हो सकता है। जब कोई व्यक्ति कोई अपना अच्छा बिजनेस स्थापित करना चाहता है और कोई नए प्रोडक्ट उत्पाद तैयार करना चाहता है तो वो इस औद्योगिक नीति के तहत उनको प्रोत्साहन दिया जाता है और औद्योगिक नीति के तहत ही इनको आगे बढ़ाया जाता है और उनके द्वारा उत्पादित उत्पाद जो है वो उपभोक्ता तक पहुंचाने से संबंधित जो भी प्रावधान है वो औद्योगिक नीति के तहत मिलते हैं। इसी के साथ साथ इसके राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के बारे में हम पढ़ेंगे। अब औद्योगिक नीति ले आगे उद्योगों को स्थापित करने से संबंधित और उद्योगों को कैसे किस नॉर्म्स को कंप्लीट करना है, कौन कौन से रूल और रेगुलेशंस को फॉलो करना है, ये सब कुछ औद्योगिक नीति के अंदर होता है। उसके बावजूद कुछ योजनाएं और संचालित की जाती हैं। उन योजनाओं का क्या उद्देश्य होगा? जब औद्योगिक नीति के अंदर सब कुछ हो गया, सब कुछ लेके आ गए, तो फिर योजना लाने का क्या उद्देश्य होता है? देखो, योजना इसलिए लाई जाती है, योजना मिशन कार्यक्रम इसलिए लाए जाते हैं ताकि एक निश्चित समय के अंदर इस प्रकार के जो कार्य है, उद्योग से संबंधित जो काम है, उनको थोड़ा गति प्रदान करना, स्थायित्व प्रदान करना, पारदर्शिता प्रदान करना, विश्वसनीयता प्रदान करना। इस प्रकार से राजस्थान में एक निवेश प्रोत्साहन योजना लाई गई। इसका नाम से स्पष्ट होता है कि निवेश प्रोत्साहन योजना का मतलब क्या हुआ कि राजस्थान के अंदर स्वदेशी और विदेशी जो उद्यमी है उनको आकर्षित करना और इधर आकर के निवेश करने के लिए उनको प्रेरित करना। इसमें फिर क्या प्रावधान किए होंगे ये हम आगे इसमें अध्ययन करेंगे। देखो, ये जो राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना है ये लागू कब हुई थी? ये हुई थी 17 दिसंबर 2019। कब हुई? 2019। ये 17 दिसंबर 2019 तत्कालीन सरकार द्वारा लाया गया था और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो औद्योगिक क्षेत्र को तीव्रता प्रदान करना। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य तीव्रता प्रदान करना, विश्वसनीयता, पारदर्शिता तथा सुरक्षा से संबंधित प्रावधानों को लागू करना। अब हम एक दूसरे से आपको को रिलेट करते हैं। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना को बढ़ावा देने के लिए, मतलब उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किस तरह से कार्य करती है, इसका मैकेनिज्म क्या होता है? इसका मैकेनिज्म होता है, देखिए, इसके अंदर रिको का महत्वपूर्ण योगदान होगा। रिको क्या करता है? आधारभूत संरचनाओं का विकास करता है। कुछ मेगा फूड पार्क, जापानी पार्क से महिंद्रा वर्ल्ड सिटी, इस प्रकार से कुछ क्षेत्र विकसित करता है रिको, ताकि वहां पे निवेश करने के लिए स्वदेशी और विदेशी कंपनियां आए और उधर निवेश करें, ताकि हमारे उस क्षेत्र को रोजगार प्रदान हो और जो उत्पाद हो वो हमें सस्ती दर पे उपलब्ध हो जाए। तो इस राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना है, इसके साथ साथ बहुत सारी संस्थाएं भी कार्यरत होती है। उसमें रूडा भी सहयोग देती है। रूडा कैसे सहयोग देती है कि वहां पे रूडा एक गैर कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के, गैर कृषि जो औद्योगिक क्षेत्र है उसको बढ़ावा देने से संबंधित कोई संस्था है। ये कैसे चर्मकार है, कोई शिल्पकार है, कोई मूर्तिकार है, उनको बढ़ावा देती है। तो उस क्षेत्र में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए इस प्रकार की योजना बहुत सफल साबित हो सकती है। तो राजस्थान की जो संस्थाएं हैं औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने से संबंधित, ये सब इसमें इन्वॉल्व होती हैं, उनका भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान वहां पे होता है। अब राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना उद्देश्य था ये, उसमें प्रावधान क्या किए गए थे? प्रावधान क्या था? जो नया उद्योग स्थापित करेगा और जो
पंजीकृत करेगा। जो पीछे हमने कुछ वेबसाइट का वर्णन किया था, उन वेबसाइटों पे जो पंजीकृत करेगा, जैसे एमएसएमई उद्योग को बढ़ावा देने के लिए राज उद्योग मित्रा .rajasthan.go.in पे जो रजिस्टर्ड करेगा, उनको कुछ वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। साथ साथ में कुछ नॉर्म्स हैं, जो कानून और नियम है, उनसे उनको दूर रखा जाएगा। मतलब इसका ये है कि उन जो नए उद्योग स्थापित करें उनको 7 वर्ष तक स्टाम्प ड्यूटी से मुक्त रखा जाएगा। 7 वर्षों तक स्टाम्प ड्यूटी से मुक्त रखा जाएगा। 7 वर्षों तक। नंबर 1 इसका ये प्रावधान था। नंबर 2 था 100% जीएसटी का पुनर्भरण उनको होगा। 100% जीएसटी का पुनर्भरण होगा। इसका पुनर्भरण का मतलब एक बार जीएसटी तो ली जाएगी उनसे, लेकिन वो रिफंड करवा सकते हैं, जीएसटी अपना वापस ले सकते हैं। और 100% मंडी और स्टाम्प ड्यूटी, विद्युत कर, मंडी, स्टाम्प ड्यूटी, विद्युत कर, %100 मुक्त। ये 7 वर्ष तक रहेंगे। ये जो भी है, ये दोनों के दोनों प्रावधान वो 7 वर्ष तक लागू रहेंगे। वो 7 वर्ष तक उस नॉर्म से दूर रह सकते हैं। और कुछ जीएसटी वगैरह जो राजस्थान और राज्य और केंद्र सरकार के द्वारा लागू की जाती है, उनका भी वो रिटर्न वापस ले सकते हैं। अभी आगे आता है कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व का मतलब क्या होता है? CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब होता है, जैसे मैं कोई एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताना चाहूंगा। जैसे कोई गांव का कोई व्यक्ति है जिसका अच्छा सा बिजनेस चल रहा है, गांव में चल रहा है या फिर कहीं और दूसरे शहर में चल रहा है, और कभी कभी वो गांव में आता है। अच्छा, गांव में आने के बाद गांव वाले उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और गांव के लिए कुछ करेगा, स्कूल में कुछ दान देगा, या बस अड्डों पे कुछ वाटर कूल लगाएगा, या फिर कोई किसी तरह के पार्किंग एरिया बनाएगा, या फिर कोई जो सवारी बैठने के लिए कुछ मकान बनाएगा बस स्टैंड पे, या फिर कोई मैदान में सहयोग देगा, या किसी भी प्रकार शमशान घाट में सहयोग देगा, या गौशाला में सहयोग देगा। इस प्रकार से गांव की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है। जो ये उद्योगपति जो गांव में आएगा, तो वो हो सकता है गांव वालों की मांग होती है कि आप ये कर रहे हो तो थोड़ा बहुत आप समाज के लिए भी करो। तो वो क्या करता है, अपना कुछ जो अपनी कमाई है उसका 1%, 2%, कोई ऐसा परसेंटेज कोई निर्धारित नहीं है, वो अपनी इच्छा के अनुसार है उनको दान में देता है, और गांव का विकास के लिए कुछ काम करता है, समाज के लिए कुछ पैसे व्यय करते हैं। इसी तरह से इसमें कोई पाबंद नहीं है, ये किसी भी प्रकार से कोई मजबूरी नहीं है कि वो उसमें जमा कराएगा, वो अपनी इच्छा से जमा कराएगा। इसी को यदि हम बड़े स्तर पर लेके जाएं, राष्ट्रीय स्तर पर लेके जाएं, राज्य स्तर पर लेके जाएं, तो केंद्र सरकार के द्वारा एक 2013 में कंपनी अधिनियम 2013 लागू किया गया। उसकी धारा 135 है, उसके अंदर ये प्रावधान रिटर्न में प्रावधान कर दिया कि जो उद्योग, जो कंपनी, जो फैक्ट्री इस प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग करेगी और उस उपभोग के बदले जो पर्यावरण को प्रदूषित करेगी, तो ये क्या एक समाज का हिस्सा है, पर्यावरण एक समाज का हिस्सा है, और उसको प्रदूषित करेगी, तो उस कंपनी को कुछ अपना हिस्सा समाज पर व्यय करना अनिवार्य कर दिया गया। कानून के अंदर लिख दिया गया ये चीज। लेकिन जो मैंने वो गांव का एक लोकल एग्जांपल उदाहरण दिया था, उसमें कोई कहीं भी कानून में लिखा हुआ नहीं है। वो अपनी इच्छा से समाज सेवा करता है। और ये जो कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व है, इसको एक कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अंदर लिख दिया कि कितना कितना कौन सी कंपनी समाज के लिए व्यय करेगी। ऐसा नहीं है कि छोटी कंपनी लगी, उसका खुद का भी खर्चा नहीं हो रहा है, पूरा नहीं हो रहा है, और सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी। इसके लिए फिर धारा 135 के अंदर कुछ शर्तें रख दी गई, जो कि अभी मैं आपको बताऊंगा। धारा 135 के अंदर कुछ शर्तें हैं कि कौन सी कंपनी, कौन सी फैक्ट्री, कौन सी कारखाना समाज के लिए कितना व्यय करेगी। और जो कंपनी अधिनियम 2013 की जो अनुसूची 7 है, 7 अनुसूची के अंदर कुछ
टॉपिक दिए हुए हैं, कुछ क्षेत्र दिए हुए हैं, उन क्षेत्रों में वो कंपनी अपना जितना भी परसेंटेज इस अधिनियम के अंदर प्रदर्शित किया गया है वो उतना हिस्सा उन क्षेत्रों में ही व्यय करेगी। वो किसी भी क्षेत्र में जाके कर सकती है, लेकिन उनका जो कार्य क्षेत्र होगा वो कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 7 में उल्लेखित है। इसका अध्ययन हम थोड़ा सा डीप में करेंगे, इसको मैं मिटा देता हूं। इसको थोड़ा हम डीप में समझेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। क्या होता है सामाजिक उत्तरदायित्व? कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व है, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व है, कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व है। इसको शॉर्ट फॉर्म में CSR बोलते हैं, जिसका मतलब होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रावधान कंपनी अधिनियम 2013 जो कि केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया था, किसके अंदर इसका प्रावधान है? कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 में इसका उल्लेख है। इस प्रकार के जो क्वेश्चन है, इस प्रकार के जो टॉपिक्स हैं, इनको पढ़ने के लिए किसी भी गाइड पे जाने की जरूरत नहीं है, किसी भी पासबुक पे जाने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आपने पढ़ लिया कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व है, ये कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 में। गो टू वेबसाइट, आप कंपनी अधिनियम 2013 के PDF को आप सरकारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। उसमें डाउनलोड करने के बाद आप धारा 135 को पढ़ सकते हो। इसको पढ़ोगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आपको इसे पता चल जाएगा कि ये कहाँ पे लिखा हुआ है। जब आप इसको पूरा खोल के पढ़ोगे, पूरा नहीं पढ़ सकते, उसमें लगभग 100-125 पेज है, उसको पूरा को पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन सीधे जाइए कंपनी अधिनियम 2013 के धारा 135 पर जाइए और वहां पे पढ़ लीजिए उसको। और पढ़ने के बाद आपको आगे जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तब आपके दिमाग में क्लिक हो जाएगा कि मैंने 2013 का कंपनी अधिनियम 2013 को पढ़ा था और उसकी धारा 135 में गया था और उसके अंदर ये प्रावधान था। ऐसे रटने से कुछ नहीं होगा। मैं इधर लिखवा दूंगा कंपनी अधिनियम 2013 के धारा 135 में इसका प्रावधान है। क्या क्या प्रावधान है वो भी मैं आपको शॉर्ट में लिखवा दूं, तो उसमें यदि समझ में नहीं आता तो इधर समझ में आ जाएगा। इस अधिनियम की धारा 135 के अंदर क्या प्रावधान है? देखिए प्रावधान क्या है। प्रावधान ये है, जो कंपनी, जो उद्योग, जो फैक्ट्री जो कुछ उत्पादन कर रहा है, उसका जो कुल संपत्ति है, कुल संपत्ति कितनी? 500 करोड़। यदि किसी ने कोई उद्योग स्थापित कर रखा है, कोई फैक्ट्री लगा रखी है, कोई कंपनी लगा रखी है, तो उसकी ओवरऑल सारी की सारी संपत्ति, जिसके अंदर मशीन और संयंत्र और लेबर और हर तरह की जो जिसपे उसने खर्च किया है, चाहे बिल्डिंग हो चाहे कुछ भी हो, उसकी कुल संपत्ति कितनी होनी चाहिए? 500 करोड़। 500 करोड़ या अधिक कुल संपत्ति। कुल संपत्ति 500 करोड़ या अधिक, ये इस दायरे में आएगी। CSR के दायरे में आएगी ये कंपनी। या दूसरा, कुल वार्षिक टर्नओवर, कुल वार्षिक टर्नओवर, मतलब एक साल के अंदर वो कंपनी कितने रुपए का प्रोडक्शन करती है, अर्थात जो अपने उत्पाद बेचती है उससे वो कितना पैसा कलेक्शन करती है, और उसमें जो एक सर्किल बनता है पैसे लेकर के और नए उत्पाद तैयार करना जो खर्चा होता है, तो टोटल टर्नओवर कितना होता है, वो यदि उस कंपनी का 1000 करोड़ रुपए हो रहा है, करोड़ या अधिक, दो आ गई, दो कंडीशन दे दी धारा 135 के अंदर, दो कंडीशन लिखी हुई है। तीसरी कंडीशन फिर लिखी हुई है, कुल लाभ।
कुल लाभ 5 करोड़ वार्षिक। जो कंपनी अपना पूरा व्यवसाय स्थापित कर रखा है, उस व्यवसाय से वो 5 करोड़ रुपए सालाना कमा रही है, लाभ अर्जित कर रही है, शुद्ध लाभ अर्जित कर रही है वो कंपनी। अर्थात धारा 135 के अंदर ये 3 प्रावधान दिए हुए हैं कि कुल संपत्ति जिस कंपनी की 500 करोड़ है और जो कंपनी 1 साल के अंदर 1,000 करोड़ रुपए या उससे अधिक का टर्नओवर करती है या फिर 5 करोड़ वार्षिक लाभ प्राप्त करती है, वो कंपनी सीएसआर के तहत सामाजिक उत्थान हेतु समाज के लिए वो अपना व्यय करेगी। कितना व्यय करेगी वो आगे देखिए। यदि 5 करोड़ वार्षिक वो कंपनी लाभ कमा रही है, उसका लाभ शुद्ध लाभ 5 करोड़ है, तो 1 साल का 5 हो गया, दूसरी साल का 6 हो गया, तीसरी साल का 7 हो गया। 5, 7, 6, 6, 5, 11, 7, 18 करोड़ रुपए 3 साल के हो गए। 3 साल का शुद्ध लाभ का औसत का 2%। अर्थात आप देखिए 5 करोड़ 1 साल में प्रथम ईयर में यानी पहली साल में उसने 5 करोड़ कमाए, द्वितीय वर्ष में 6 करोड़ कमाए, तृतीय में 7 करोड़ मान लो। ऐसी इस प्रकार से कंपनी ने ग्रोथ किया। लेकिन 3 साल का देख लिया जाएगा। कंपनी अधिनियम 2013 धारा 135 के अंदर यह प्रावधान किया गया है कि 3 साल का पहले टोटल लाभ जोड़िए, कितना हो गया 18 करोड़ हो गया, और इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए बराबर 6 करोड़ रुपए। अब 6 करोड़ रुपए का 2% जो हिस्सा है वो कंपनी सामाजिक उत्तरदायित्व अर्थात समाज के उत्थान में वो लगाएगी। अब ये किस क्षेत्र में ये 2% जो हिस्सा है वो किस क्षेत्र में लगाएगी उसका हम आगे अध्ययन करेंगे। वो 2% रुपए है वो कंपनी अधिनियम 2013 की लास्ट में एक अनुसूची 7 जोड़ रखा है। उस अनुसूची के अंदर कुछ पॉइंट दिए हुए हैं कि ये क्षेत्र दिए हुए हैं कि वो कंपनी किस क्षेत्र में अपने व्यय करेगी, उनमें से वो एक को चूज कर सकती है। लेकिन क्षेत्र कहीं का भी चूज कर सकती है, जिस क्षेत्र में रह रही है उसी क्षेत्र में वो दान दे सकती है, समाज के लिए काम कर सकती है। वो कई पिछड़े हुए इलाकों के अंदर आदिवासी क्षेत्र से संबंधित कोई संबंध है तो वो वहां पे भी कर सकती है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो नंबर 1 पे रहता है, वो हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे। अच्छा, 2% वो किन क्षेत्रों में इस्तेमाल करेगी? अनुसूची 7 में ये प्रावधान किया गया है। क्या प्रावधान है? नंबर 1 पे है भूखमरी और गरीबी, भूखमरी तथा गरीबी उन्मूलन। 1 नंबर पे राष्ट्र के अंदर भूखमरी है और गरीबी है, वो क्षेत्र को चुन सकती है किस क्षेत्र में भूखमरी है, किस क्षेत्र में ज्यादा गरीबी है, उस क्षेत्र को चुनाव कर सकती है और उस क्षेत्र में वह जाकर के इस प्रकार का समाज सेवा कर सकती है। नंबर 1 पे ये लिखा हुआ है अनुसूची 7 में। नंबर 2 पे क्या लिखा हुआ है? नंबर 2 पे लिखा हुआ है शिक्षा का संवर्धन। शिक्षा का संवर्धन मतलब जिस क्षेत्र में साक्षरता दर बहुत नीची है उस क्षेत्र में स्कूल खुलवा देना, बच्चों के लिए यूनिफॉर्म दे देना, बच्चों के लिए बुक प्रोवाइड कर देना, या आजकल ऑनलाइन का जमाना है, डिजिटलीकरण बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो मोबाइल उपलब्ध करवा देना। जो बच्चे अच्छे पढ़ाई कर रहे हैं उनको मोबाइल दे देना, उनको ऑनलाइन जोड़ देना, उनके मोबाइल रिचार्ज कर देना। इस प्रकार से बहुत सारे विद्यालय के अंदर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर देना। लड़कियों के लिए बाथरूम, लड़कों के लिए स्कूल के अंदर टॉयलेट बाथरूम बनवा देना, कुछ कमरे बनवा देना, किसी भी प्रकार के और क्लोथिंग करवा देना, और खाने से संबंधित कुछ पोषाहार को बढ़ावा देने के लिए, यानी शिक्षा के क्षेत्र को अपने देश की साक्षरता दर को बढ़ावा देने के लिए वो इस प्रकार के कोई भी काम कर सकते हैं। पूरे राष्ट्र के अंदर किसी भी क्षेत्र का वो चुनाव कर सकते हैं। नंबर 3 पे देखा जाए तो लैंगिक समानता।
लैंगिक समानता। अब लैंगिक समानता क्या करेंगे? लैंगिक समानता ये करेंगे कि कोई क्षेत्र में जैसे लिंगानुपात बहुत कम है तो उस क्षेत्र में शिक्षा, लड़कियों से संबंधित शिक्षा को बढ़ावा देना, लड़कियों को कुछ पुरस्कार देना, इस प्रकार से लड़कियों को शिक्षा से संबंधित शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना। तो ये लैंगिक मतलब पुरुष और स्त्री के मध्य जो भेदभाव है उसको मिटाना, और घर घर या गांव गांव में जाकर उनका प्रचार प्रसार करना। उससे जो खर्चा आता है वो कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत कोई भी कंपनी दे सकती है। आगे वाला है महिला सशक्तिकरण। नाम से ही पता चल रहा है महिलाओं को जागरूक करना। महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को जागरूक करना। बाल मृत्यु दर जो हमारे देश की है उसको कम करना। बाल मृत्यु दर कम करना। बाल मृत्यु दर कैसे कम की जा सकती है? बाल मृत्यु दर जैसे अस्पतालों का निर्माण करना और अस्पतालों में नई नई तकनीकी को विकसित करना, ताकि जन्म से पहले उस बच्चे की जांच में वो सहयोग दे सके, और इसी के साथ साथ कुछ खाने के लिए कुछ पोषाहार उपलब्ध करवाना, वो भी एक बाल मृत्यु दर को कम करने का नजरिया है। रोजगार के लिए कौशलों में वृद्धि करना। रोजगार के लिए कौशलों में मतलब एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र में लोग बहुत पिछड़े हुए हैं, उनको रोजगार से संबंधित कुछ प्रशिक्षण से सहायता चाहिए, तो उस क्षेत्र में कुछ कौशल मानव संसाधन को बढ़ावा देने के लिए वहाँ पे कौशलता के लिए कुछ कक्षाएं स्थापित करना, और कोई उद्योग से संबंधित शिक्षाएं देना, उन लोगों को जागरूक करना, वो भी एक सामाजिक उत्तरदायित्व के अंदर लिया जा सकता है। सामाजिक कारोबार परियोजनाएं चालू करना। और दूसरी लास्ट वाली है SC/ST से संबंधित, SC से संबंधित उत्थान। इसका मतलब ये है कि जो अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति क्षेत्र है, आदिवासी एरिया है, उस क्षेत्र में शिक्षा से संबंधित है, कोई गरीबी उन्मूलन योजनाएं है, कोई आवासीय योजनाएं है, कोई जल आपूर्ति योजनाएं हैं, कोई विद्युत से संबंधित है, या कोई सड़क रोडवेज है, या स्वास्थ्य चिकित्सा केंद्र खुलवाने, इस प्रकार के आदिवासी क्षेत्र में वो अपना व्यय कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अभी वर्तमान में जो कुछ कंपनियां हैं, मैं 4-5 कंपनियों के नाम लिखवाना चाहता हूं जो सामाजिक उत्तरदायित्व में राष्ट्र का सहयोग प्रदान कर रही है, जो इस नॉर्म्स को फॉलो कर रही है और उसके अनुसार अपना व्यय कर रही है। उनमें एक टाटा ग्रुप आता है। टाटा ग्रुप आता है, एक रिलायंस, और उसके बाद अंबुजा सीमेंट, इन्फोसिस, उसके बाद भारत पेट्रोलियम, इस प्रकार बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनका बहुत लंबी लिस्ट बनाया जा सकता है। ये सब कंपनियां अपने अपने क्षेत्र में सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन कर रही हैं। इसके बाद आगे वाला वीडियो हम इसी चैप्टर पे आगे चलने वाले हैं, क्योंकि इस चैप्टर में कुछ टाइम लगने वाला है। उस टाइम की को थोड़ा नजरअंदाज कर दीजिए, और क्योंकि इसको हम गहराई से पढ़ रहे हैं और कॉन्सेप्ट साथ साथ में क्लियर किए जा रहे हैं। और इसी के साथ आज की ये क्लास, आज का ये वीडियो हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।